अवध पंच में मधुकर उपाध्याय की ओर से राम राम। आज बात बंगाल के चुनाव की, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी बात, छोटी नहीं कहना चाहिए, बड़ी बात है, वो मैं उसका जिक्र ज़रूर करना चाहता हूँ। और वो ये है कि जो 2021 है वो भारत में चुनावों का, अगर लोकतांत्रिक कह सकें तो लोकतांत्रिक ढंग के चुनावों का 100वां साल है। ये शताब्दी वर्ष है। भारत में पहला चुनाव अंग्रेज़ों के शासन के समय ही 1920 में शुरू हुआ था, 21 में पूरा हुआ, 1921 में। और जो उस समय सदन बना, जिसको सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहते थे, CLA कहते थे, वो उसका उद्घाटन हुआ था फरवरी महीने में 9 तारीख को ड्यूक ऑफ कैनॉट ने उसका उद्घाटन किया था। और उसकी बैठकें हुई, उसमें तमाम फैसले हुए, तमाम चीज़ें हुई, क्योंकि 1911 में जब दरबार शिफ्ट हुआ, दिल्ली आया, तो उसके बाद ये पहली घटना थी जिसमें लोगों ने अपने प्रतिनिधि चुने, लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव हुए। उस समय कुल 104 सीटें थीं। और जब चुनाव ख़त्म हुए तो पता चला कि जो हरि सिंह गौड़ की पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी थी, उसको 48 सीटें मिली और एक को 47 मिली और बहुमत किसी को नहीं मिला, जबकि उसके लिए ज़रूरत थी कि 53 सीटें प्राप्त हों। वो बन गया, उसकी बैठकें हुई, उसमें तमाम तरह के कामकाज हुए। लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि हम भारत में चुनावों के 100वें साल में हैं। उसका शताब्दी वर्ष, जिसका कहीं जिक्र ही नहीं हुआ, उसको मनाया जाना चाहिए था, देखा जाना चाहिए था कि पहले चुनाव में क्या स्थितियां थीं और आज जब तमाम राज्यों में चुनाव हो रहे हैं या चुनाव होते जा रहे हैं, जिनको लेकर आप सवाल उठाते हैं, ये सवाल पहले भी थे। ये कहा जाता था कि जो अधिकारी नामांकन पत्र उनका परीक्षण करते हैं और कहते हैं कि ये नामांकन पत्र सही है या नहीं है, उसमें धोखाधड़ी हुई, उसमें तमाम चीज़ें ख़राब हुई, तमाम लोगों के नामांकन रद्द किए गए जानबूझकर। कुछ लोगों के गलत रहे होंगे, लेकिन कुछ के जानबूझकर रद्द किए गए ताकि वो चुनाव न लड़ सकें। तो ये कोई चुनाव आयोग तो होता नहीं था उस ज़माने में। तो ये तमाम चीज़ें बहुत, जैसे कि कहा जाए कि आज जो आप देख रहे हैं बंगाल के चुनाव के संदर्भ में, जो देख रहे हैं, आप देखते हैं कि एक नहीं कई चरण में चुनाव हो रहे हैं, सुरक्षा का एक बड़ा मुद्दा है, ये सारे मुद्दे, और चुनाव में धांधली हो रही है, ये सारी चीज़ें 1921 में भी, 1920-21 में भी हो रही थी। उसमें अब फ़र्क क्या आया है? फ़र्क ये है कि अब हमारे पास चुनाव आयोग है और चुनाव आयोग अपने ढंग से चीज़ें करता है। ये आरोप चुनाव आयोग पर भी हैं कि वो बहुत सारी बातें जो सरकार चाहती है, जिस तरह चाहती है, वैसे कर देता है। तो इस पर बहुत भरोसा नहीं होता। लेकिन तब भी चुनाव आयोग से बेहतर विकल्प दुनिया के किसी और देश में मुश्किल से मिलेगा आपको, जो चुनावों को इस तरह आयोजित करता हो और इस बड़े पैमाने पर करता हो। पहले चुनाव में मुझे याद है 104 सीटों के लिए जब चुनाव हुए थे, तो मैंने पढ़ा है ये कि जो कई ऐसे क्षेत्र थे, चुनाव क्षेत्र थे, संसदीय क्षेत्र थे, जिनमें 6000 वोट पाने वाला जीत गया और 5800 वोट पाने वाला हारा। तो कुल वोटों के प्रति लोग जाएं, वोट डालें, इसके प्रति जागरूकता भी नहीं थी। अब आप देखते हैं कि ये संख्या करोड़ों करोड़ों में है, लेकिन 100 साल पहले ये 1000 में मुश्किल से पहुंच पाती थी। बल्कि कुछ जगह तो 100-150 वोट ही कुल पड़े और कोई व्यक्ति सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में पहुंच गए। अब आते हैं बंगाल पर। बंगाल के चुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने बहुत जोर लगा रखा है और ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिस पार्टी को बंगाल में कभी पिछले चुनाव तक 4-5 सीटें, 3 सीटें
मिली हों, उसके पहले तो वो भी नहीं मिलती थी, वो संसदीय चुनाव में 18 सीटें जीत जाती है। और उसको लगता है कि ये जो संसदीय चुनाव का परिणाम था, जिसमें उसको 18 लोकसभा की सीटें मिली, वो ट्रांसलेट हो जाएगा विधानसभा चुनाव में भी। मेरा ख्याल है भारतीय जनता पार्टी एक चूक कर रही है ये कैलकुलेट करने में, और ये शायद ना कर रही हो, उन्हें मालूम हो कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन कोई भी सेनापति इस तरह का तो होता नहीं कि जंग के मैदान में उतरे और कह दे लड़ जाओ बहादुर सैनिकों, हम हारने वाले हैं। हर आदमी ये कहकर ही चुनाव लड़ता है कि वो जीतने वाला है। तो भारतीय जनता पार्टी भी यही कर रही है। तृणमूल कांग्रेस 2 चुनाव जीत चुकी है, और पिछली बार के जो चुनाव में उसको सीटें मिली थी वो 200 से ऊपर थी, पहली बार तो 184 मिली थी, यानी उसकी स्थिति बेहतर हुई। और अब स्थिति उसकी बिगड़ी है, थोड़ी ख़राब हुई है, लेकिन ये कहना कि वो बिल्कुल ही ध्वस्त हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी, ये थोड़ा मुश्किल है, ये नहीं कहा जा सकता है। जो तीसरा पक्ष है इसका, वो लेफ्ट फ्रंट है, वामपंथी मोर्चा है, और जिसके साथ कांग्रेस का गठबंधन हो गया है। अब सवाल यह है कि लेफ्ट फ्रंट और ममता बनर्जी मूलतः गांवों में इनके वोट हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अब भी शहरों तक सीमित है, उन बस्तियों तक सीमित हैं जहां इनका असर होगा, जहां उत्तर भारतीय या दूसरे लोग आकर बसे हैं और वो वहां उनको वोट डालते हैं। ये सवाल राम और शक्ति का नहीं है। निराला की राम की शक्ति पूजा अपनी जगह थी, राम को भी जाकर शक्ति की ही पूजा करनी पड़ी थी, लेकिन बंगाल में अगर एक हिंदू पार्टी कही जाती है, भारतीय जनता पार्टी को हिंदू पार्टी कहते हैं कई लोग, उससे सहमत होना थोड़ा कठिन है, लेकिन क्योंकि अब सत्ता में रहने के बाद 7 साल ये दिखाई देता है कि तमाम दूसरे लोग जिनको आप कोट अनकोट हिंदू नहीं कहेंगे, वो भी भारतीय जनता पार्टी के पक्षधर हैं, उनके समर्थक हो गए हैं। तो इसलिए वो टैग लगाना भारतीय जनता पार्टी पर अब उचित नहीं लगता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हिंदू वोटों की राजनीति करती रही है और अब भी कर रही है। इसकी काट कहाँ हो सकती है? राम के मुकाबले में शक्ति कहाँ खड़ी होती है? शक्ति मतलब दुर्गा देवी, काली। तो वो राम आकर वहाँ शक्ति की पूजा करेंगे या शक्ति के आगे हाथ जोड़कर विनम्रता से बैठ जाएंगे और कहेंगे कि शक्ति आप ही सब कुछ हैं, आपके आगे हमारी गति भी नहीं है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस इसको दूसरे ढंग से देख रही है। तृणमूल कांग्रेस का ख्याल है कि अगर हिंदू वोट एक तरफ जाता है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता है, तो उसकी काट मुस्लिम वोट नहीं है, उसकी काट हिंदू वोट की काट हिंदी वोट हो सकता है। और ममता बनर्जी को, तृणमूल कांग्रेस को यह बात समझ में आ रही है। यह साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो हिंदी की राजनीति भी कर रहे हैं हिंदू राजनीति के खिलाफ, उसको काटने के लिए। कैसे? बंगाल एक जमाने तक, अरसे तक, पिछले 150 साल में इसकी तमाम मिसालें दी जा सकती हैं जब बंगाल हिंदी का गढ़ था। हिंदी का पहला अखबार उदंड मार्तंड बंगाल में ही छपा, कलकत्ते में। मतवाला वहीं से छपा, तमाम दूसरे अखबार वहीं से छपते रहे। प्रवासी वहाँ छपता था, मतवाला वहाँ छपता था, बंगदूत और भारत मित्र वहीं छपते थे, सब कुछ वहीं होता था। और जब फोर्ट विलियम कॉलेज बना तो उसमें लल्लूलाल, सदल मिश्र और सदासुख, ये सब लोग वहीं थे जो हिंदी का काम कर रहे थे। तो हिंदी बंगाल के लिए कोई अपरिचित जगह नहीं है, लेकिन हिंदी अपने आप में कोई वोट बैंक हो सकता है। ममता बनर्जी ने यह पहली बार सोचा शायद,
इसका असर कितना होगा देखा जाता है, लेकिन कहा जा रहा है कि 70 से 80 सीटें ऐसी हैं जिसमें हिंदी भाषी अगर मतदाता किसी पार्टी को समर्थन दें तो वो जीत जाएगी। यही भारतीय जनता पार्टी का भी कोर वोट बैंक है बंगाल में, शहरों में, और यही ममता बनर्जी हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। कर कैसे रही हैं? ममता बनर्जी हिंदी को अक्सर बहुत हिंदी बोलने वालों को बहुत अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता था बंगाल में, अभी हाल फिलहाल तक। मेडो कहते थे, मेडो मतलब कुपड़ व्यक्ति, लेकिन अब नहीं कहते। भाषा ममता बनर्जी की, तृणमूल कांग्रेस की, तृणमूल के नेताओं की, सबकी भाषा बदल गई है। अचानक हिंदी प्रेम उमड़ पड़ा है, इस हद तक उमड़ पड़ा है कि छापाखाने खोले जा रहे हैं ताकि ममता बनर्जी की कविताओं का हिंदी अनुवाद प्रकाशित करके हिंदी पाठकों तक पहुंचाया जाए। ये मामूली घटना नहीं है, इसको देखना चाहिए, क्योंकि वो बंगाल के लोग ये समझते हैं कि हिंदी बोलने वाले जो लोग हैं वो एक राजनीतिक शक्ति हैं। समस्या यह है कि वो आर्थिक शक्ति नहीं है, इसलिए उनकी उपेक्षा समाज में होती रही है। राजनीति शायद उनकी उपेक्षा करके आगे नहीं बढ़ सकती, इसलिए हिंदू वोट के सामने ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस हिंदी वोट बैंक को खड़ा करने की कोशिश कर रही है। वैसे हिंदी बोलने वाले लोगों की ज़्यादातर संख्या जो है वो उत्तर प्रदेश और बिहार से गए हुए लोग हैं, कुछ राजस्थान से भी हैं, लेकिन राजस्थान के लोगों ने मुख्यतः मारवाड़ी हैं और फलोदी और दूसरे इलाकों के, झालावाड़ के, तो वो लोग मारवाड़ी को अपनी भाषा मानते हैं और उनकी नज़र में भी हिंदी उस तरह की महत्व उस तरह का नहीं रखती है। अब हो क्या रहा है, इन कविताओं को किस तरह देखा जाएगा, लोग हिंदी बोलने वाले कैसे देखेंगे, क्या वो ये समझ पाएंगे कि हिंदी को वोट बैंक की तरह अगर कोई इस्तेमाल करने की सोच रहा है तो इसका राजनीतिक लाभ और समाज में इसका लाभ भी मिल सकता है, और अगर मिल सकता है तो कैसे, और क्या वो कविताएं ममता बनर्जी की माँ माटी मानुष जो उनकी किताब है वो असरदार होगी, उसका कोई प्रभाव पड़ेगा। माँ माटी मानुष का अनुवाद जिन लोगों ने किया है उस पर आप सवाल उठा सकते हैं। बहुत हो सकता है बंगला में उनको पढ़ें उन कविताओं को तो एक दूसरी ध्वनि निकले, नुआंसेस दूसरे निकलें। हिंदी अनुवाद में वो बात आ पा रही है कि नहीं, ये आप को मैं एक अनुवाद उसमें से पढ़कर सुना देता हूँ जो हिंदी अनुवाद हिंदी भाषी लोगों तक भेजा जा रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसका क्या अर्थ निकलता है। ये ममता बनर्जी की कविता हिंसा पर है और वो कहती हैं, कहाँ हैं हम, किस ओर जा रहे हैं, वहां रक्त गिरी लाश, पते ठिकाने की लड़ाई गुम हो गई है। कहाँ हैं हम, किस ओर जा रहे हैं, बहा रक्त गिरी लाश, पते ठिकाने की लड़ाई गुम हो गई है। शांत देश अशांत हो गया है। क्या गणतंत्र समाप्त हो गया है? कौन देगा इसका उत्तर? तुम और मैं, मूक दर्शक? नरक बन गया पुण्य स्थान। ये इस अनुवाद की भाषा पर मत जाइए, इसकी शुद्धता पर मत जाइए, इसकी सुंदरता पर मत जाइए, खूबसूरती पर मत जाइए, लेकिन एक बात है जो वो कहना चाह रही हैं और कह रही हैं। तो हिंदी को, हिंदू वोट बैंक को हिंदी वोट बैंक से टक्कर देना, ये एक राजनीति में एक नई सी सोच दिखाई देती है कि आप भाषा के स्तर पर इसको ले जा रहे हैं। और आप ये जानते हैं कि भाषा भारतीय जनता पार्टी के
जितने वक्ता हैं वो कितनी अच्छी तरह अपनी बात कहते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, वो उसका जवाब आप इस तरह दे पाएंगे? क्या हिंदी वोट बैंक वाकई हिंदी वोट बैंक बंगाल में बन पाएगा और उसका असर होगा? ये देखने की बात होगी। तो हिंदू वोट बैंक बनाम हिंदी वोट बैंक के मुद्दे पर इतना ही। अवध पंच के अगले अंक में हम किसी और विषय पर बात करेंगे। देखते रहिए, बंगाल का चुनाव शुरू हो रहा है 27 मार्च से 2 मई को उसके मतों की गिनती होगी और तब पता चलेगा कि कौन सा वोट बैंक कितना कामयाब हुआ। तो तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए, और अगर आप अवध पंच देख रहे हों और इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहें तो आप awadhpanch@gmail.com पर हमें लिख भी सकते हैं। तो अगले अंक में फिर भेंट होगी, तब तक के लिए राम राम भैया।